हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निशा और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में और उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं देखते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे अ, आ, ई आदि जब मनुष्य की वाणी द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनि कहलाती हैं और इसी के लिखित रूप को, ध्वनि के ही लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के बाद आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब उसके बाद आता है वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। पहले हम देखेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर देखते हैं कि ह्रस्व स्वर को ह्रस्व क्यों बोला गया? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ह्रस्व का मतलब होता है कि ह्रस्व क्यों कहा गया है कि जिन मात्राओं के उच्चारण में, या यूँ कह लें कि जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहा गया है और इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और ये री। इन्हें मूल स्वर भी बोला गया है, इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या जो क्योंकि 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या 7 होती है। तो ये ह्रस्व और दीर्घ मिला के कुल 11 हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं प्लुत। तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगता है बोलने में। हालांकि प्लुत स्वर की उपयोगिता तो बहुत कम देखी जाती है हिंदी में, या नहीं के बराबर देखी जाती है। इसका उपयोग संस्कृत में किया जाता है। तो एक चीज़ बता दें कि प्लुत स्वर को हम, जैसे हम ओम लिखते हैं ना, ओम, तो ये 3 की ध्वनि से इसको दर्शाया जाता है। तो ये प्लुत स्वर संस्कृत में मिलता है, हिंदी में इसको बहुत कम मात्रा या देखा ही नहीं जाता है, संस्कृत में इसका उपयोग नहीं होता है। तो स्वर कुल मिला के 11 स्वर हो गए हैं, ठीक। और यहीं पे बात आती है कि औ के बाद अंग और अह आता है, अंग और अह, जिन्हें ना तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन कहा जाता है, ठीक। ये अनुस्वार कहा जाएगा, इससे अनुस्वार, अंग की बिंदी जो होती है अनुस्वार, और जो ये 2 बिंदी है उसे विसर्ग कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। तो अनुस्वार को पहले देखते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। यह जो है कि स्वर के ठीक बाद आने वाला व्यंजन है, क्योंकि औ के बाद अंग आता है, तो ये स्वर न होके यह व्यंजन है। सही तरीके से कहा जाए तो यह व्यंजन भी नहीं है, ठीक। और विसर्ग देखते हैं। अनुस्वार की तरह यह भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन ही है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है और हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है। जैसे लिखते हैं ना, मनः कामना, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो इन ध्वनियों को ना तो स्वर कहा जाएगा और ना ही व्यंजन कहा जाएगा। तो इसे कहा क्या जाएगा? इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अयोगवाह, अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या होता है? इसका अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे। अतः अनुस्वार विसर्ग न तो स्वर हैं
और ना ही व्यंजन है, किंतु ये स्वर के सहारे चलते हैं। इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। जैसे जैसे लिख देते हैं अंगद और रंग, यहाँ अस्वर है तो इसके साथ भी इसका प्रयोग हुआ है, और र जो है कि व्यंजन है, इसके साथ भी इसका प्रयोग किया गया है। अतः इसकी उपयोगिता के आधार पर इसे अयुग्मवाह वर्ण कहा गया है। अब यहाँ एक और मात्रा आता है, चंद्रबिंदु की मात्रा। ये चंद्रबिंदु की मात्रा जो होती है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको अनुनासिक बोला जाता है। इसको अनुनासिक बोला जाता है। ये अनुनासिक, इसके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर आ जाती है, तो इसे अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। हिंदी में सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। हिंदी में जो है कि ये सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। सभी स्वरों के साथ है चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण को हम देखते हैं। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 हैं? अस्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो अस्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ये मूलतः व्यंजन हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अस्पर्श ध्वनि को, कि अस्पर्श ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, तो व्यंजन वर्णों को 5 वर्ग में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, और इन 5 वर्गों को ही अस्पर्श व्यंजन बोला जाता है। अस्पर्श व्यंजन यानी क से लेके म तक की ध्वनि को अस्पर्श व्यंजन, क से लेके म तक की ध्वनि को अस्पर्श व्यंजन, और इनकी कुल संख्या 25 होती है। और इसी में देखते हैं ये ड और ढ है। ड और ढ, यहाँ हिंदी में ये नए वर्ण जुड़े हैं, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। द्विगुण व्यंजन, या एक और नाम है इसका उक्षिप्त व्यंजन। इसे द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कई बार कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं या उक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ड और ढ जो है कि वो द्विगुण व्यंजन है। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ठीक, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होंठ के स्पर्श के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूरी तरीके से ये स्पर्श नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए चारों अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। और इसमें जो है कि र ध्वनि जो है, र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अब लुंठित व्यंजन क्यों कहते हैं? लुंठित व्यंजन इसलिए कहते हैं कि जीभ मुख के मध्य आ जाती है और बार बार झटके से आगे पीछे गिरती है। तो आप र का उच्चारण करते होंगे तो देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे कि जब हम बोलते हैं र, तो हमारी जीभ जो है कि थोड़ा सा ऊपर उठ के और फोल्ड होती है और झटके से फिर बाहर आती है। ठीक, तो इसलिए इसे लुंठित कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। और यहाँ ल है, ल को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। ल को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाती है। इसके उच्चारण में ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन है, लुंठित व्यंजन कौन है, तो ये याद रहे। अब यहाँ बचता है य और व। य और व ये दोनों अर्ध स्वर बोले जाते हैं। य और व को अर्ध स्वर बोला जाता है। अब इन्हें अर्ध स्वर ध्वनि क्यों बोला जाता है? वह ध्वनि कभी जो स्वर हो और कभी व्यंजन हो जाता है। इसका ये गुण है कि ये कभी स्वर हो जाता है और कभी व्यंजन हो जाता है, इसलिए इसे अर्ध स्वर ध्वनि बोला जाता है। अब हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन।
कि उष्म व्यंजन क्या है, कि इसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होती है, और जब रगड़ या घर्षण होता है तो एक प्रकार की ऊष्मा बाहर निकलती है, मुख से भाप निकलता है, गर्म वायु निकलती है। तो थोड़ा सा इसके उच्चारण में एक सीटी सी मुख से निकलती है, जैसे हम बोलते हैं श, स और स, ठीक। और हाँ, तो ये चार, इनकी संख्या भी 4 होती है। और ये जो है कि इस स को हम तालव्य श बोलेंगे, और ये स है जो ये मूर्धन्य स, और ये दंत्य स। ये उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। आगे हम उच्चारण स्थान बताएंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल से बताएंगे कि उच्चारण स्थान पूरे वर्णों का कैसे डिवाइड किया गया है, सबको अलग अलग। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, ठीक। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये क्रम से ऐसे हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब देखेंगे कि ये कैसे संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन देखते हैं ये कैसे, ये दो वर्णों के योग से बना हुआ है, 2 वर्णों के योग से एक वर्ण बना हुआ है, तो इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये किन 2 वर्णों के योग से बना हुआ है, तो ये दिखाते हैं कि जैसे ये छ है, छ ध्वनि है, तो ये बना है क प्लस मूर्धन्य स से छ बना हुआ है। तो ये क में हलंत रहेगा, याद रहे, ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि क में हलंत रहेगा, स में नहीं रहेगा, पहले वाले अक्षर में हलंत रहता है, ठीक। इसे त्र बना है, त प्लस र, यहाँ त में हलंत रहेगा, त्र बना हुआ है। ज्ञ बना है, ज्ञ बना है, ज प्लस य से ज्ञ बना हुआ है। इसी तरह स्र बना हुआ है, तालव्य स प्लस र से स्र बना हुआ है। और अब हम व्यंजन वर्णों और स्वर और व्यंजन वर्णों के योग देखते हैं कि इसको कितने होते हैं। तो स्वरों की कुल संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या 11, और स्पर्श व्यंजन आपके 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4 हो गए, ठीक। और अयोगवा जो हो गए वो 2 हो गए, अयोगवा ध्वनि 2 हो गया। और ये उच्छुक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2। और ये संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। तो इस तरीके से पूरे वर्णमाला में को जोड़ेंगे तो ये 52 होगा। तो पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वर्णमाला से, जो वर्णमाला टॉपिक हमने अभी पढ़ाया है उससे इम्पॉर्टेंट कुछ ये क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो कि आपकी परीक्षा के बेस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं, हमने बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वर हमारे हो जाते हैं 11, और मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, जो हमने बताया था, अ, ई, उ और री, ठीक। और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 11। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52। अयोगवाह वर्ण कितने और कौन से होते हैं, तो अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। और कौन से होते हैं, तो विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार, ठीक। और स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। और उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन ये स और ह, ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ये ह। अंतस्थ व्यंजन कितने और कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल और व। दोस्त इसको अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपके पास वो सेव रहेगा। और यहाँ देखिए 11वां क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। स्र व्यंजन वर्ण किन दो ध्वनियों के योग से बना है? तो स्र व्यंजन वर्ण 2 ध्वनियों के योग से बना है। ये तालव्य स प्लस र से बना है स्र। यहाँ र में नहीं रहेगा, पहले स में रहेगा हलंत। ठीक, ये देख पा रहे होंगे। और द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वो होता है ड के नीचे बिंदी होता है और ढ के नीचे बिंदी। ठीक, ड और ढ। और अनुनासिक ध्वनि कौन सी है? अनुनासिक ध्वनि चंद्रबिंदु और वर्णों के पंचमाक्षर यानी कौन कौन से? तो ङ, य, ड़, न एंड म, ये अनुनासिक ध्वनि होती है। तो अनुनासिक का मतलब होता है कि जिसकी ध्वनि नाक से निकले। ठीक, तो वो अनुनासिक ध्वनि कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल लगे, काफ़ी हेल्पफुल लगे। तो मेरी वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।